नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि बिहार और यूपी दोनों ही स्टेट्स की जुडिशियल एग्जामिनेशंस करीब आती जा रही हैं और इसमें भी कोई बात छुपी नहीं है कि दोनों ही एग्जामिनेशंस में प्री के पेपर में खास करके जीएस की एक बहुत ही अहम भूमिका हमें देखने को मिलती है। बिहार में जहां 100 मार्क्स का पेपर हमें जीएस का देखने को मिलता है, वहीं यूपी में लगभग 150 मार्क्स का पेपर जीएस से हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम बात करें प्री एग्जामिनेशन की, तो इसमें ये कहने में कोई यहाँ पे गलत नहीं होगा कि अगर आपकी जीएस पर पकड़ नहीं है और अगर केवल लॉ पर ही पकड़ है तो भी आप प्री क्लियर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जीएस पर भी हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इसी दृष्टिकोण से स्टडी IQ जुडिशरी आपके सामने लेकर आया है एक नई सीरीज़, जिसमें इन दोनों स्टेट्स को फोकस में रखते हुए हम आपके सामने जीएस से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आपके सामने लेकर आएंगे। इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप इन एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, इन क्वेश्चंस को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे इन सोशल मीडिया हैंडल्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। खास करके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ हर दिन आप देखेंगे कि आपके लिए ये सारी जो PPTs हैं या जो ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अपलोड कर दी जाएंगी। आप इन्हें डाउनलोड करके फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कहता है जी? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस, यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इनमें से कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ए है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बी है इजिप्शियन, सी चाइनीज एंड डी है ग्रीक सिविलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, ग्रीक सिविलाइजेशन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ग्रीक सिविलाइजेशन है वो काफ़ी बाद में आई है और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो उससे काफ़ी पहले आ चुकी थी। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो लगभग 1700 BC के आसपास जो है ये सिविलाइजेशन लगभग ख़त्म हो चुकी थी। और मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन ऐसी हैं जो कि समकालीन थी, जिनके साथ ट्रेड भी होता था, और चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। लेकिन ग्रीक सिविलाइजेशन जो है वो काफ़ी बाद में हमें आती हुई दिखाई देती है। लगभग 500 साल का इनमें अंतर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है जी, विच मगध एम्परर मर्ज्ड अंग इन हिज किंगडम? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कराया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, दैट इज बिम्बिसार। बिम्बिसार जो है उनका रूल हमें देखने को मिलता है 545 BC टू 493 BC में। ये मगध के जो रूलर थे ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो हमें देखने को मिलता है कि हरियांका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनकी कैपिटल जो थी वो राजगीर में थी। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो मगध एम्पायर है, मगध साम्राज्य है, उसे बढ़ाने में, उसे एक्सपेंड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे इन्होंने रोल प्ले किया वो भी यहाँ पर हमने बताया कि छोटी उम्र में जब ये राजा बन गए थे, उसके बाद इन्होंने साम्राज्य के विस्तार के लिए जो कौशल नरेश थे प्रसन्नजीत, उनकी बहन महाकोशला से शादी की। वैशाली के जो चेतक थे उनकी पुत्री चेलन्ना, और मध्य देश के जो कि आज का आधुनिक पंजाब है, उनकी राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। उसके बाद इन्होंने हमें देखने को मिलता है कि जो अंग देश है उसे अपने राज्य में सम्मिलित किया ब्रह्मदत्त को हराकर। सो ये इनका रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिताकास कंपोज? जो पिताकास थे, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं पिताकास, वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे या कंपोज किए गए थे? तो राइट आंसर इसका है जो दोस्तों वो है पाली, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर त्रिपिटका हमें देखने को मिलते हैं। कौन से त्रिपिटका हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन से त्रिपिटका हमें देखने को मिलते हैं बुद्धिस्ट धर्म से जुड़े हुए। ऑलराइट, और वो जो त्रिपिटका थे वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसमें यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो बुद्ध धर्म था उसमें भी अलग अलग यहाँ पर स्कूल्स हमें देखने को मिलते हैं, संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं, जैसे महायान बुद्धिज्म हो गया, देन थेरावाद हो गया, वज्रयान हो गया। ऑलराइट, सो ये अलग अलग हमें यहाँ पर संप्रदाय भी बुद्धिस्ट धर्म में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ बुक ऑफ मेगास्थनीज? मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखी गई किताब थी, जो पुस्तक थी, उसका क्या नाम था? तो उसमें हमें 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ए इकोनॉमिक्स, बी ऋग्वेद, सी पुराण और डी इंडिका नाम। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डी इंडिका इसका सही उत्तर है। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि मेगास्थनीज कौन थे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मेगास्थनीज
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनके जो एम्पायर है उनके राज दरबार में आकर एज एन एम्बेसडर रहे थे। मेगास्थनीज आए किसके यहाँ से थे, तो हमें देखने को मिलता है कि जो ग्रीक फ्यूडल लॉर्ड सेल्यूकस थे उनके यहाँ से मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में 305 बीसी में आए थे, और वहाँ रहने के पश्चात उन्होंने वहाँ जो भी घटनाएं हुई, जो भी चंद्रगुप्त के दरबार में घटनाएं होती थी, उसका सारा जिक्र जो है इंडिका में किया था। सवाल अगर ये आए कि इंडिका आज की तारीख में किस म्यूजियम में या संग्रहालय में रखी गई है, तो इसका जवाब होगा कोई भी संग्रहालय में नहीं, बिकॉज इंडिका जो किताब है इसको हम रिकवर नहीं कर पाए हैं। ये ऐसा माना जाता है कि ये किताब जो है वो नष्ट हो चुकी है, ये किताब जो है ख़त्म हो चुकी है। इसका जिक्र करके जो दूसरी किताबों में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है, वहाँ से हमें पता चलता है कि इंडिका नाम की कोई किताब हुआ करती थी जिसमें ये सब बातें लिखी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, यानी कि इनमें से कौन से शहरों में अशोका के शिलालेख नहीं हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका ए गिरनार, बी कांधार, सी है पाटलिपुत्र और डी है टोपरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र हमें देखने को मिलता है कि अशोक की राजधानी ही थी, वहां पर हमें कोई शिलालेख या इंस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है। किन किन शहरों में हमें शिलालेख देखने को मिलते हैं, तो धौली जो कि उड़ीसा में है, शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान, मानसेरा जो कि है पाकिस्तान, कलसी जो कि उत्तराखंड में है, और जोगाड़ा जो है वो फिर उड़ीसा में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोपारा जो कि महाराष्ट्र में है, इरागुड़ी जो कि कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, और गिरनार जो कि है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन काठियावाड़ और गुजरात जो है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर कुछ याद रखने होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्थान है, प्लेसेस है जहाँ पर जो हमें अशोका के शिलालेख देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद विच रिलीजन इज द गौरव ग्रंथ नेम्ड मणिमेकलई ऑफ तमिलनाडु और तमिल लैंग्वेज रिलेटेड, तो इनमें से कौन से धर्म से संबंधित है ये किताब या ये जो धर्म ग्रंथ है, दैट इज मणिमेकलई, ये जो ग्रंथ है ये किससे संबंधित है। देखिए अगर हम बात करें शिलापतिकरम की, तो खैर वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसमें जैन धर्म की जुड़ी हुई गाथाएं गाई गई हैं, थोड़ी बहुत, हमें ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम मणिमेकलई की बात करें तो उसमें बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म की प्रेज की गई है, क्योंकि ये जो मणिमेकलई के जो ऑथर थे, जो रचयिता थे, वो थे सतनार, और सतनार जो हैं ऐसा माना जाता है कि वो बुद्ध धर्म के मानने वाले थे। Which ruler of the Gupta dynasty first assumed the title of महाधीराज, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि महाधीराज किस शासक ने इस टाइटल को अपनाया था या इस उपाधि को अपनाया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी चंद्रगुप्त। हमें देखने को मिलता है कि जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, उन्होंने यहाँ पर कौशाम्बी और कौशल को मिलाया अपने राज्य में, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने महाधीराज का ये जो टाइटल है उन्होंने हासिल किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पर आप देखिए ये है एरिया और ये है आपकी रिवर, ये आप कह सकते हैं कि शहर है और ये है रिवर। अब इनमें से आपको करेक्ट मैच बताना है कि कौन सा मैच करेक्ट हुआ है। क्या हड़प्पा रावी के किनारे है, क्या मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे है, क्या लोथल भोगवा रिवर के किनारे है, और कालीबंगा क्या घाघर रिवर के किनारे है। तो इसका आंसर जो है वो ए ही है, बिकॉज ये चारों के चारों जो हैं सही मैच हुए हैं। आप ये याद रखें कि जो हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन हुआ करता था, एक सिटी हुआ करती थी, वो सिंधु रिवर यानी कि इंडस रिवर के किनारे नहीं, बल्कि उसकी एक जो ट्राइब्यूटरी है दैट इज रावी, उसके किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदारो अगेन सिंधु यानी कि इंडस रिवर के किनारे था। उसके बाद लोथल की अगर हम बात करें जो कि गुजरात में है, वो भागवा रिवर के किनारे था। और जो कि कालीबंगा की अगर हम बात करें तो ये घग्गर रिवर जो है, जो कि हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है, उसके किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब ये महाजनपद हैं और उनकी कैपिटल्स के साथ आपको इसको मैच करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट मैचिंग बैठेगी, ये आपके ऑप्शंस हैं। गांधार की जो कैपिटल है दोस्तों, वो हम सब जानते ही हैं कि गांधार की जो कैपिटल है वो है तक्षशिला। उसके बाद अगर हम बात करें सुरसेन की, तो वो हमें देखने को मिलती है कि वो है मथुरा। वत्स की अगर हम बात करें तो है वो कौशाम्बी, एंड कौशल की अगर हम बात करें तो सरावस्ती उसकी कैपिटल है। सो राइट आंसर क्या हो गया, ए इसका जो है वो, सॉरी सी इसका जो है वो राइट होना चाहिए। सो सी इसका राइट आंसर हो गया। ऑलराइट, सो
हमने भी मैच सही किया, बिल्कुल ठीक किया। सो सी इसका जो है वो राइट आंसर होना चाहिए। चलिए, ये इसका हिंदी वर्जन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द नेम ऑफ द रूलर हु बिल्ट विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जो है ये किस राजा ने बनाया? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह और राणा हमीर। तो इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए, दैट इज राणा कुंभा। राणा कुंभा जो थे, अगेन ये विजय स्तंभ है कहाँ पर? तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है और ये बनाया गया 1440 से 1448 के बीच में एक ऐसा स्तंभ। इट वॉज बिल्ट इन 1437 बाय मेवाड़ किंग राणा कुंभा एज अ मेमोरियल टू सारंगपुर वॉर विक्ट्री। सो 1437 में बनाया गया, सारंगपुर वॉर विक्ट्री की मेमोरियल के रूप में बनाया गया। ऑलराइट, सो ये यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा इसकी एक्सप्लेनेशन। द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर लोकेटेड और रिलेटेड टू। खजुराहो के जो मंदिर हैं दोस्तों वो किस किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किसी एक धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, वो इन 4 धर्मों से जुड़े हुए हैं, दैट इज शैविज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म से भी जुड़े हुए हैं और 4 धर्मों से जुड़े हुए मंदिर हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं ये फेमस हैं अपने आर्किटेक्चर के लिए। और अगेन जो हम बात करते हैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसे हम नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं, उसी की एक श्रेणी है खजुराहो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, या जिसे हम चांडेला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अगेन ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा कि 1950 से 1050 सीई के बीच में चांडेला डायनेस्टी ने खजुराहो के जो मंदिर हैं वो बनवाए थे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट है, इंडियन आर्किटेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इनका। हिंदू और जैन टेम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वैष्णव, हिंदू में भी क्या आ गया, शैविज्म और वैष्णविज्म से जुड़े हुए दोनों टेम्पल आ जाते हैं। चलिए, वेयर इज द फेमस टेम्पल ऑफ लॉर्ड नटराज इन विच भरतनाट्यम क्राफ्ट इज लोकेटेड। सो भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ स्थित है? सो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहला जो है वो तिरुवन्नमलई है, फिर मदुरई है, चिदम्बरम है या फिर तंजौर। तो इसका राइट जो आंसर है वो है चिदम्बरम दोस्तों। चिदम्बरम में हमें देखने को मिलता है कि जो नटराज टेम्पल ऑफ चिदम्बरम है उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो ये आर्ट की बात की गई है जो कि है भरतनाट्यम क्राफ्ट, वो हमें लोकेटेड देखने को मिलता है। क्या कहता है जी? द नटराज टेम्पल ऑफ चिदम्बरम इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द मेजर सेंटर्स ऑफ फेथ ऑफ वर्शिपर्स हु वर्शिप देवाधिदेव लॉर्ड शिवा। सो ये जो लॉर्ड शिवा, क्योंकि अगेन हम जानते हैं कि जो नटराज हैं वो कौन है, वो लॉर्ड शिवा ही हैं और नटराज की जो मूर्ति है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर जो लॉर्ड शिवा हैं, जो शिव भगवान हैं, उन्हें अलग अलग मुद्राओं में दिखाया गया। उनकी एक बेसिकली एक मुद्रा है, नृत्य मुद्रा है, जिसमें उनके 4 हाथ दिखाए गए हैं, उनकी जटाएं दिखाई गई हैं, डमरू और अग्नि एक एक हाथ में उन्होंने पकड़े हुए हैं और एक हाथ जो है उनका अपने पाँव की तरफ इशारा करता है और उसके चारों तरफ जो है वो एक आभा मंडल दिखाया गया है जो कि अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज देता है। सो वो इम्पॉर्टेंट नटराज की मूर्ति जिसकी हमने बात करी और ये जो टेम्पल है चिदम्बरम का, इसकी हमने यहाँ पर बात की। हु बिल्ट दी मंडप टेम्पल्स और रथा टेम्पल। सो ये मंडप मंदिर और रथ मंदिर जो हैं इनका निर्माण किसने करवाया? ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी है नरसिम्हा वर्मन प्रथम, नरसिम्हा वर्मन द्वितीय या फिर नंदी वर्मन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नरसिम्हा वर्मन 1। अगेन जो नरसिम्हा वर्मन 1 थे उन्होंने मामल्ला स्टाइल को जो है यहाँ पर डेवलप किया था, मामल्ला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और इसी में रथा टेम्पल्स आ जाते हैं। और रथा टेम्पल्स का बेसिक जो मकसद या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। बेसिकली ये जो रथा टेम्पल्स थे, ये जो रॉक्स होती हैं, जो पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उन्हीं में से यहाँ पर शिल्प करके उनको एक्सकवेट करके उन टेम्पल्स को या उन मंदिरों को बनाया गया था। पंचरथा टेम्पल्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे सप्त पगोड़ा क्यों है, क्योंकि दरअसल वो एक कॉम्प्लेक्स है, वो 7 मंदिरों का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसमें जो 5 टेम्पल्स हैं वो बड़े हैं। सो महाबलीपुरम में ये जो है पाए जाते हैं और मामल्ला स्टाइल जो है वो उसी को कहा जाता है। चलिए, एलोरा केव किसने बनवाई थी? एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किसने बनवाई थी? पल्लवास, चोलास, राष्ट्रकूटास या फिर पाल्स। सो कौन सा इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
वो है सी, यानी कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो है राष्ट्रकूटास ने बनवाई थी। सो राष्ट्रकूटों ने यहाँ पर एलोरा की गुफाएं बनवाई और कहाँ स्थित हैं वो 30 किलोमीटर्स फ्रॉम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। और इन गुफाओं की अगर हम बात करें यहाँ पर दीज आर फेमस फॉर इट्स एलोरा इज फेमस फॉर इट्स मोन्यूमेंटल केव्स और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये हमें याद रखना है। Who was the first सुल्तान ऑफ दिल्ली who tried to defeat साउथ इंडिया? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। इसका जो ऑप्शंस हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन खुसरो, शाह अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन फिरोज। सो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे पहले सुल्तान थे जो कि खिलजी डायनेस्टी से आते थे और हमें देखने को मिलता है कि खिलजी डायनेस्टी के द्वितीय सुल्तान ये रहे। जब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की दोस्तों, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि इल्बरी डायनेस्टी आई। इल्बरी डायनेस्टी को ही यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। उसके बाद खिलजी आते हैं, उसके बाद तुगलक्स आते हैं, उसके बाद सैयद आते हैं और उसके बाद आते हैं लोधीस। अब स्लेव डायनेस्टी या फिर इल्बरी डायनेस्टी के बाद जो खिलजी डायनेस्टी आई उसमें थे अलाउद्दीन खिलजी जो कि द्वितीय रूलर थे, काफ़ी फेमस रूलर रहे हैं, अपने रिफॉर्म्स की वजह से भी जाने जाते हैं और अपनी जो इन्होंने एक्सपेडिशंस की यानी कि जो दूसरे जगहों पर जाकर इन्होंने जो युद्ध लड़े उसके लिए भी काफ़ी फेमस ये रूलर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है कि इनका जो रूल था वो था 1296 से लेकर 1316 तक और इनके समय में इन्होंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट कैंपेन्स लड़ी जिसमें से मेवाड़ की जो चित्तौड़ कैंपेन थी वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंपेन हमें देखने को मिलती है। रानी पद्मिनी जो चित्तौड़ की रानी थी उनके ऊपर खैर अभी एक मूवी भी बन चुकी है पद्मावती और वो इंस्पायर्ड थी मोहम्मद जयसी की पद्मावत किताब से। हमें देखने को मिलता है कि ऐसा कहा गया इस किताब में कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो मोहित हो जाते हैं रानी पद्मिनी से जो कि चित्तौड़ की रानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और 16 क्वेश्चन देखते हैं। हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ इक्तेदारी? इक्तेदारी का जो ये प्रथा थी ये किसने चलाई वो हम देखेंगे, साथ ही में हम जानेंगे कि इक्तेदारी की जो प्रथा थी इसमें है क्या। इसका जो राइट आंसर है वो बेसिकली इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए फिरोज शाह तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है इल्तुतमिश और डी है गयासुद्दीन बलबन। सो इसका राइट आंसर हमें देखने को मिलता है सी यानी कि इल्तुतमिश। देखिए इक्तेदारी सिस्टम या फिर इक्ता सिस्टम जिसको कहा जाता है ये दरअसल था क्या, तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें जो सुल्तान थे वो अपने जो कर्मचारी थे चाहे वो सोल्जर्स थे या फिर सिविल ऑफिशियल्स थे उनको सैलरी की जगह पर, तनख्वाह की जगह पर ज़मीन देते हैं। वही यहाँ पर लिखा भी है कि इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम जो है इक्ता प्रथा 1226 में प्रारंभ की। इक्ता का अर्थ होता है कि धन के स्थान पर आप तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करते हैं। इक्ता प्रथा के अंतर्गत सैनिकों या फिर राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन में रुपए और पैसों की जगह पर भूमि दी जाती थी। इक्ता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी के समय में हमें देखने को मिलता है कि हुआ। सो इक्ता सिस्टम जो है ये यही था जहाँ पर आप पैसे की जगह पर सैलरी में आप लैंड उस जो अपना कर्मचारी है उसको देते हैं एंड उस लैंड से जो भी यहाँ पर धन आता है, जो रेवेन्यू आता है वो उसकी सैलरी बन जाती है। Who was the first ruler of India who defeated मोहम्मद गोरी? भारत का वह पहला शासक जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया या हराया कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है सोलंकी शासक भीम द्वितीय यानी कि सोलंकी रूलर भीमा टू। ये पहले रूलर थे जिन्होंने यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मोहम्मद गोरी को हराया। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है। ऑलराइट, सो ये आप पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स गेव एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड? सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन से सुल्तान थे जिन्होंने गरीबों को भला करने के लिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी, उन्हें यानी कि क्या किया, सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया। इसका जो राइट आंसर हमें देखने को मिलता है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के नाम काफ़ी सारे कीर्तिमान हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी अचीवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात तो ये ऐसा कहा जाता है कि उनके समय में लगभग 300 शहरों का निर्माण हुआ। उनमें से जो इम्पोर्टेंट शहर हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। हिसार फिरोज़ाबाद, हिसार हरियाणा में है, फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में है, फिर एक और शहर है हरियाणा में दैट इज़ फतेहाबाद, जौनपुर है उत्तर प्रदेश में, फिरोजपुर पंजाब में। ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर थे। इनमें से अगर हम बात करें फिरोज़ाबाद की, जो कि यमुना के किनारे बसा हुआ है, वो एक खास शहर रहा और
इसके अलावा भी हमें देखने को मिलता है और कई सारी यहाँ पर अचीवमेंट्स हैं जो कि फिरोज शाह तुगलक के नाम जाती हैं, जो कि हमने अभी बात की, जिनमें से एक है दरुल सफ़ा, दैट इज़ दी क्या हुआ, हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया। चलिए, ये इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हु इंट्रोड्यूस द ट्रेडिशन ऑफ सिजदा एंड पाबोज इन द कोर्ट्स, सिजदा और पाबोज की जो प्रथा है वो किसने चलाई? सो इसमें हमें जो राइट आंसर देखने को मिलता है दोस्तों वो है बलबन। अब बलबन की अगर हम बात करें तो हमें ये यहाँ पर समझना चाहिए कि जो बलबन थे वो सबसे जो पहली दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी थी, जो कि हमने कहा स्लेव डायनेस्टी, उसके आखिरी रूलर थे। इसके बाद जो है खलजी डायनेस्टी का रूल शुरू होता है। हम बात करते हैं जब बलबन की, तो हमें एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान आती है वो ये दोस्तों कि जो बलबन थे उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए, अपना राज्य जमाने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ अपनाई थी। उनका जो मेन मकसद था वो ये था कि जो ऑटोमन इन्फ्लुएंस था उसे घटाने के लिए, और जो वहाँ के नोबल्स थे, यानी कि जो उनके दरबार में जो उनके मंत्रीगण थे या फिर जो भी वहाँ पर नोबल्स थे, उन्हें काबू करने के लिए, उन पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने सिजदा और पाबोस की जो प्रथा थी वो चलाई थी। इसके अलावा भी जो यहाँ पर उन्होंने कदम उठाए वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं, उसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर ये हमारी जो डॉक्यूमेंट है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे टेलीग्राम चैनल से। इटालियन ट्रैवलर निकोलो दी कॉन्टी विजयनगर में जब आए तो वो किस राजा के दरबार में आए? ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि निकोलो दी कॉन्टी जो हैं वो विजयनगर के किस शासक के शासनकाल में आए? वो हमें देखने को मिलता है, 4 ऑप्शंस हैं, देवराया 1, देवराया 2, कृष्ण देवराया या फिर अच्युत देवराया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, दैट इज देवराया 1। देवराया 1 जो है उनके दरबार में हमें देखने को मिलता है कि निकोलो दी कॉन्टी आते हैं। कब आए? कहता है जी ड्यूरिंग हिज रेन इटालियन ट्रैवलर निकोलो दी कॉन्टी केम ऑन अ विजिट टू विजयनगरा, 1420 एडी में विजयनगरा में ये आए, एंड देवराया की मृत्यु 1422 एडी में हुई। इसके अलावा देवराया की कुछ अचीवमेंट्स यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए हमने लिखी हैं, पढ़िएगा। चलिए, व्हाट इज दी फॉलोइंग, कंसीडर दी फॉलोइंग इवेंट्स, और इसमें हमें करेक्ट क्रोनोलॉजी बतानी है। यहाँ पर हमें बताना है कि इन इवेंट्स में जो ये इवेंट्स हैं दोस्तों ये किस क्रोनोलॉजी के हिसाब से हुए, यानी कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, दूसरा कौन सा इवेंट हुआ, वो हमें बताना है समय के अनुसार। तो यहाँ पर आपसे बताया गया है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा और बैटल ऑफ खानवा। इनमें आपको बताना है कि कौन सी बैटल सबसे पहले हुई और कौन सी सबसे आखिरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। इसमें आप देख लीजिए बैटल ऑफ पानीपत जो है वो सबसे पहले होती है, सो इसका बी राइट आंसर है, बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद हमें देखने को मिलती है खानवा, और उसके बाद हमें देखने को मिलती है चंदेरी, और आखिरी में होती है घाघरा। इनके जो ईयर्स हैं वो भी आप इसको नोट कर लीजिए, कई बार ईयर भी पूछ लिए जाते हैं। पानीपत जो है वो 1526, खानवा जो है वो 1527, चंदेरी है वो 1528 एंड घाघरा जो है वो बैटल ऑफ घाघरा है 1529 में। मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह है कि ये बैटल्स में जो मुगलों की तरफ से लड़े उन रूलर का या उन शासक का क्या नाम था, वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए, विद रेफरेंस टू दीने इलाही कंसिडर दी फॉलोइंग। अब दीने इलाही से जुड़ी हुई हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि दीने इलाही में सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। इसमें प्रमुखतः हिंदू और इस्लाम धर्म के जो एलिमेंट्स थे वो हमें देखने को मिलते हैं या तत्व देखने को मिलते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है कि अकबर के अलावा केवल राजा बीरबल ही मृत्यु तक इसके अनुयायी रहे। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है, या दोनों, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है सी। हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं। अगर हम बात करें दीने इलाही की तो जनरली इसको कहा जाता है कि भाई ये कोड ऑफ कंडक्ट था, यानी कि हमारा समाज में कैसा बर्ताव होना चाहिए, ज़्यादा बात उस पर की गई थी। ये अलग से कोई धर्म स्थापित करने की कोई अलग से कोशिश नहीं की गई थी। हमें देखने को मिलता है कि अकबर ने इस दीने इलाही में क्या किया था कि सभी जो धर्म हैं उनके जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स थे उन सबको यहाँ पर लेकर आए, खास करके हिंदुइज्म और इस्लाम। इसके अलावा भी हमें देखने को मिलता है कि पारसी, जैन और क्रिश्चियन धर्म के भी जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे वो इन्होंने इसमें रखी। जो दूसरी स्टेटमेंट थी वो ये कि किंग अकबर के अलावा ओनली बीरबल ही ऐसे राजा थे जो कि अंत तक इस धर्म के अनुयायी बने रहे।
वो भी सही है। एक और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अल्लाहू अकबर का जो टर्म का मीनिंग है वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अकबर का मतलब होता है ग्रेट, अल्लाहू अकबर का मतलब है कि अल्लाह इज़ ग्रेट और गॉड इज़ ग्रेट। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अरेंज द फॉलोइंग सेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड आंसर इन द कोड। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे संत थे जो सबसे पहले आए और कौन से सबसे अंत में आए। 4 ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास। हमें इनकी राइट क्रोनोलॉजी बतानी है, A, B, C और D। इसका जो राइट आंसर है वो है A, क्योंकि चारों के जो चारों हैं वो सही ऑर्डर में प्लेस किए गए हैं। सो राइट आंसर क्या है? A राइट आंसर है। इनका टाइम पीरियड आप देखें तो कबीर जो है उनका जो टाइम पीरियड है वो हमें कुछ क्लियर नहीं है कि वो कब आए, बट येस एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही मूव्ड टू मगहर एंड डाइड इन द ईयर। जब उनकी मृत्यु का जो साल है वो हमें यहाँ पे लगभग आइडिया है, लेकिन उनके जन्म का जो साल है या जो तिथि है वो हमें आइडिया नहीं है। नानक जो थे उनका जन्म 1469 में हुआ और उनकी डेथ जो है वो 1539 में हुई। चैतन्य महाप्रभु हमें देखने को मिलता है कि 1486 से लेकर 1534 तक रहे और गोस्वामी तुलसीदास जो है वो 1511 से लेकर 1623 तक रहे। इनकी कुछ अचीवमेंट्स, इनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर हमने बताई हैं, आपको पॉज करके इन्हें आप पढ़ सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। डायनेस्टीज दैट वर एम्ब्रॉयल्ड इन ट्रायंगुलर स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश द सुज़रेनिटी ऑफ कन्नौज वर। क्वेश्चन है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने को त्रिकोण संघर्ष में उलझे हुए थे वो कौन से थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। हमें सब जानते हैं कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद हर्षवर्धन का जो एम्पायर था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। कन्नौज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बनकर उभरता है जो कि यूपी में स्टैब्लिश्ड है। कन्नौज के आसपास काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ धरती है और क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज भी अच्छे थे इसलिए, और वो सेंटर में भी आ जाता है दिल्ली के इंडिया के सेंटर में भी लगभग वो पोजीशन पे आ जाता है, इसलिए ईस्ट, वेस्ट और साउथ के सभी रूलर्स उस पर कब्जा करना चाहते थे। ऐसे में हम देखते हैं कि जो पालास थे, पालास बंगाल से थे, राष्ट्रकूटास हमें देखने को मिलते हैं कि साउथ इंडिया यानी कि कर्नाटका साइड से थे, और प्रतिहारास भी वेस्टर्न इंडिया से थे। वो यहाँ पर इस पर कब्जा करने के लिए अपने यहाँ पर युद्ध लड़ते हैं आपस में। सो वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि सही मैच किया गया है। दीवाने बंदागन तुगलक, दीवाने मुस्तखराज दैट इज बलवन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खलजी और दीवाने अर्ज दैट इज मोहम्मद तुगलक। सो यहाँ पर आप ये दीवाने कोही या दीवाने बंदागन जो है ये बेसिकली डिपार्टमेंट्स के नाम है। इसमें जो राइट आंसर है वो है ए। किस तरह से राइट आंसर है चलिए देख लेते हैं। दीवाने बंदागन वाज अ पोस्ट रिलेटेड टू द रॉयल कोर्ट एंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। सो ये दीवाने बंदागन जो है राज दरबार में संबंधित एक पद था और इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। भारत के इतिहास में सल्तनत काल में इसे दास विभाग कहा जाता था। सो बंदागण बेसिकली क्या था? बंदागण मतलब ये कि स्लेवरी डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं या दास विभाग कह सकते हैं, और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर यह डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया था। इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो यूपी और बिहार दोनों में पूछे जाते हैं, जहां पर कंसेप्चुअल नहीं बल्कि फैक्चुअल क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा जोर रहता है। हमारी कोशिश रहेगी कि जितने संभव हो सके उतने हम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएँ। आप इन वीडियोस को फॉलो करते रहें और इनसे फ़ायदा उठाते रहें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इन वीडियो से जुड़े हुए जो पीपीटीज़ हैं वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इन सभी हैंडल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और जितनी लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। खास करके टेलीग्राम पर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपलोड होते रहेंगे, आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।